साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चेक पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2022 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई, जिसमें 1 जून 2021 से लेकर के 10 मई 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपके आगामी पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस करंट अफेयर की मैगजीन को हम लोग देखेंगे और यह पूरी मैगजीन 208 पेजेस की है। इस मैगजीन को मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 9 वीडियो में इस पूरे मैगजीन को मैं कंप्लीट करा दूं। तो आज का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग राष्ट्रीय प्रदेश से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 की। तो देखिए, अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य देश में नवाचार एवं उद्यमिता अर्थात इंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस पहल को वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन 2016 में प्रारंभ होता है। इस अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही अटल टिंकरिंग लैब कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। अटल टिंकरिंग लैब देश भर के स्कूलों में स्थापित एक ऐसा कार्यस्थल या वर्क स्पेस है जहां युवा अपने विचारों को एक आकार दे सकते हैं एवं नवाचार कौशल सीख सकते हैं। इससे संबंधित फैक्टों की बात करें तो 28 अप्रैल 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के द्वितीय संस्करण के चरण 1 को लॉन्च किया गया है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज का जो पहला चरण था या जो पहला संस्करण था, इसको वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था और दूसरा संस्करण जो है 2022 में लॉन्च किया गया। अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन का ही एक पहल है या कह सकते हैं इसी का ही एक इनिशिएटिव है। यह पहल एक अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से नवोन्वेषकों अर्थात इनोवेटर्स को सहयोग प्रदान करने हेतु लक्षित है, जिससे वे राष्ट्रीय महत्व तथा सामाजिक औचित्य के क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर आधारित उत्पादों समाधानों को सृजित कर सकें। इस अटल न्यू इंडिया चैलेंज को निम्न 5 मंत्रालयों की भागीदारी में लॉन्च किया गया है। अब ये 5 मंत्रालय कौन से हैं, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो ये 5 मंत्रालय मिल करके अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 में इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इनकी भागीदारी से इसको लॉन्च किया गया है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 का चरण 1 जो है, जो फेज 1 है, ये 7 क्षेत्रों में विभक्त 18 चुनौतियों पर आधारित होगा। अब ये जो 7 क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं, तो पहला है ई मोबिलिटी, दूसरा सड़क परिवहन, तीसरा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग और चौथा है आपका स्वच्छ प्रौद्योगिकी, पाँचवां है चिकित्सा यंत्र एवं उपकरण, छठा है अपशिष्ट प्रबंधन, सातवां है कृषि। अब बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन के विस्तार की। तो 8 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। अटल इनोवेशन मिशन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले जो अभिष्ट लक्ष्य हैं, उन अभिष्ट लक्ष्यों की बात करें तो यहाँ पे 4 अभिष्ट लक्ष्यों की बात की गई है। पहला है 10,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करना पूरे देश भर के स्कूलों में, 101 अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना, तीसरा 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की स्थापना करना और चौथा है अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना। आगे बात करते हैं रायसीना संवाद 2022 के बारे में। रायसीना संवाद भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक, जियो पॉलिटिकल और भू आर्थिक जियो इकोनॉमिक सम्मेलन है। यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ज्ञातव्य है कि रायसीना संवाद के पहले 6 संस्करण सफलतापूर्वक क्रमशः 2016, 17, 18, 19, 20 और 21 में आयोजित हो चुके हैं। तो अभी तक जो है इसके 6 संस्करण हो चुके हैं। अब जो 2022 में होना है यह इसका 7वां संस्करण। तो ध्यान रखिएगा, पहला संस्करण कब हुआ था, ये महत्वपूर्ण है 2016 में। कुछ स्मरणीय फैक्टों की बात करें तो 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य रायसीना संवाद 2022 का आयोजन संपन्न हुआ। यह इस संवाद का 7वां संस्करण था। इस वर्ष इस संवाद का आयोजन वैयक्तिक प्रारूप इन पर्सन फॉर्मेट में किया गया। वर्ष 2021 में यह संवाद कोविड-19 महामारी के कारण आभासी प्रारूप वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं, उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि रायसीना संवाद में कौन सा मंत्रालय भागीदारी है या भागीदार है, तो विदेश मंत्रालय है। वर्ष 2022 के संस्करण का केंद्रीय विषय या थीम क्या है, यह है टेरा नोवा इम्पेशेंट एंड इम्प्रिल्ड।
तो इसको थीम को जरूर याद रखिएगा। 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना संवाद 2022 का उद्घाटन किया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, उर्सुला वॉन डेर लेयन ये किसके अध्यक्ष हैं? यूरोपीय आयोग के। उद्घाटन सत्र में ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहीं। 3 दिवसीय इस संवाद के दौरान 6 विषयगत स्तंभों थीमेटिक पिलर्स पर कई प्रारूपों में पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं। अब ये 6 विषयगत स्तंभ कौन से हैं? पहला है लोकतंत्र पर पुनर्विचार, व्यापार, तकनीक और विचारधारा, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, ट्रेड, टेक एंड आइडियोलॉजी। दूसरा है बहुपक्षवाद का अंत, एक नेटवर्क वैश्विक व्यवस्था, एंड ऑफ मल्टीलैटरिज्म और नेटवर्क ग्लोबल ऑर्डर। तीसरा है जल कॉक्स, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अशांत ज्वार, वाटर कॉक्स, टर्बुलेंट टाइड्स इन द इंडो पैसिफिक। चौथा है समुदाय इंक, स्वास्थ्य विकास और ग्रह के लिए प्रथम उत्तरदाता, कम्युनिटीज इंक, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू हेल्थ डेवलपमेंट एंड प्लैनेट। पांचवा है हरित संक्रमण प्राप्त करना, सामान्य अनिवार्य अलग अलग वास्तविकताएं, अचीविंग ग्रीन ट्रांजिशंस, कॉमन इम्परेटिव, डाइवर्जिंग रियलिटीज। छठा है शैमसन बनाम गोलियत, लगातार और अथक तकनीकी युद्ध, शैमसन वर्सेस गोलियत, द प्रिसिस्टेंट एंड रिलेटेंट्स टेक वॉर। तो ये जो 6 पिलर्स हैं, इन 6 पिलर को आप ध्यान रखिएगा। इस वर्ष रायसीना संवाद के पार्श्व कार्यक्रम साइड इवेंट का आयोजन बर्लिन एवं वाशिंगटन डीसी में किया गया। इस वर्ष रायसीना संवाद में स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्डर्ट, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एथनी एबॉट की भी उपस्थिति रही। वर्ष 2022 के संस्करण में 90 से अधिक देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों के 210 से अधिक वक्ताओं ने हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि रायसीना संवाद सिंगापुर के सांग्री ला संवाद पर या संवाद से प्रेरित है। इसमें क्या होता है कि संवाद के माध्यम से ही जो भी विवाद हैं उनको दूर करने का प्रयास होता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री की जम्मू एवं कश्मीर यात्रा। 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू एवं कश्मीर की यात्रा पर है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। जम्मू एवं कश्मीर के सांबा जिले स्थित पल्ली पंचायत से उन्होंने देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया। तो ध्यान रखिए कहाँ पे? सांबा जिले। इस यात्रा के दौरान उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए लागत वाली विभिन्न विकास पहलों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसी दिन मुंबई में प्रधानमंत्री को भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित प्रथम लता दीनदयाल मंगेशकर अवार्ड भी प्रदान किया गया। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अब स्मरणीय तथ्यों की बात करते हैं तो बनिहाल काजी गुंड सड़क सुरंग के बारे में। तो जम्मू एवं कश्मीर में प्रधानमंत्री ने बनिहाल काजी गुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन किया। तो ध्यान रखिएगा ये सड़क सुरंग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसका निर्माण लगभग 3100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस सुरंग की लंबाई 8.45 किलोमीटर, लंबाई आपको जरूर याद रखना है 8.45 किलोमीटर। यह सुरंग सड़क मार्ग से बनिहाल एवं काजी गुंड के बीच की दूरी को 16 किलोमीटर तक कम कर देगी, जबकि यात्रा में लगने वाले समय को 1.5 घंटे तक कम कर देगी। उल्लेखनीय है कि यह दोहरी ट्यूब सुरंग है, ट्विन ट्यूब टनल है यह। रतले जल विद्युत परियोजना की बात करें तो जम्मू एवं कश्मीर में प्रधानमंत्री ने रतले जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना की क्षमता 850 मेगावाट है। यह परियोजना किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जाएगी। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। ठीक है, रन ऑफ द रिवर मतलब इसे पानी को रोका नहीं जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो नदी पर जरूर याद रखिएगा चिनाब नदी पर है और किश्तवाड़ जिले में। आगे चलते हैं क्वार जल विद्युत परियोजना की। तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ने क्वार जल विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास किया। इस परियोजना की क्षमता 540 मेगावाट है और यह परियोजना भी किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर ही निर्मित की जाएगी। तो दोनों रतले और क्वार जल विद्युत परियोजना दोनों ही चिनाब नदी पर स्थित हैं। यह परियोजना मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 1975.54 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की संभावना है। आगे चलते हैं, रतले एवं क्वार दोनों ही परियोजनाएं इस क्षेत्र में बिजली की जरूरतों को पूरा करने में योगदान देंगी। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की बात करें तो
इसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 रोड पैकेजों का शिलान्यास किया। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई, ध्यान रखिएगा, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 669 किलोमीटर है, 669 किलोमीटर। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा की यात्रा, कटरा जम्मू कश्मीर में है, की यात्रा में लगने वाला समय आधा हो जाएगा। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों जैसे कि सुल्तानपुर लोधी, गोविंदवाल साहिब, खंडूर साहिब, तरन तारण और कटरा स्थित वैष्णो देवी के पवित्र हिंदू मंदिर को आपस में जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के प्रमुख आर्थिक केंद्रों, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के प्रमुख आर्थिक केंद्रों जैसे कि अंबाला, चंडीगढ़, मोहाली, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, कठुआ और सांबा को भी आपस में जोड़ेगा। अमृत सरोवर। इसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जल निकायों, वाटर बॉडीज का कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नामक एक नई पहल का भी शुभारंभ किया। तो ध्यान रखिएगा, अमृत सरोवर कहाँ संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। और किससे संबंधित है ये जो है जल निकायों के कायाकल्प से संबंधित है। इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना। तो देखिए, ये प्रारंभ तो आपका जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हुआ, परंतु ये जो अमृत सरोवर नामक पहल है ये पूरे देश के लिए है। इसके तहत प्रत्येक जिले में, देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना है। प्रत्येक अमृत सरोवर का तालाब क्षेत्र जो है न्यूनतम 1 एकड़ अर्थात 0.4 हेक्टेयर होगा। इनकी जल धारण क्षमता लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर होगी। प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 अमृत सरोवरों के साथ देश भर में कुल लगभग 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण या कायाकल्प किया जाएगा। आगे देखते हैं, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स नेशनल द्वारा विकसित अमृत सरोवर पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का प्रयोग जिलों में मिशन अमृत सरोवर की प्रगति या प्रदर्शन का पता लगाने में किया जाएगा। सभी अमृत सरोवरों के निर्माण या कायाकल्प को अमृत वर्ष की समाप्ति अर्थात 15 अगस्त 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 15 अगस्त 2023 तक, तो ये टाइमलाइन याद रखिएगा। अमृत सरोवर सतह एवं भूमिगत दोनों पर जल की उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हुआ। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, कहाँ से प्रारंभ किया गया और पहला कौन सा है। ठीक है, तो पहला जो अमृत सरोवर है वो उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हुआ है। आगे देखते हैं, बात करते हैं पल्ली, जो कि देश की प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा पल्ली पंचायत में 20 दिन के रिकॉर्ड समय में एक सौर संयंत्र की स्थापना की गई है। 500 किलोवाट का यह सौर संयंत्र 6,408 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में स्थापित किया गया है। यह संयंत्र इस पंचायत में से 340 घरों को स्वच्छ विद्युत एवं प्रकाश उपलब्ध कराएगा। ध्यान रखिएगा, देश की प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत कौन सी है? पल्ली है। इस प्रकार पल्ली पंचायत भारत सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा देश को वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब आपसे प्रश्न यही है कि ये जो पल्ली नामक जो पंचायत है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। आगे चलते हैं, हरित हाइड्रोजन संयंत्र के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को असम के जोरहाट में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र का शुरुआत की। कहाँ पर की गई है? असम के जोरहाट में। किसने किया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। फैक्टरों की बात करें तो इस संयंत्र को 3 माह के रिकॉर्ड समय में शुरू किया गया है। संयंत्र की स्थापित हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 10 किलोग्राम है। 10 किलोग्राम है। गौरतलब है कि संयंत्र से भविष्य में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 किलोग्राम प्रतिदिन होने की उम्मीद है। इस संयंत्र द्वारा 500 किलोवाट के सौर संयंत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। इस हेतु 100 किलोवाट की नायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का प्रयोग किया जाता है। ध्यातव्य है कि यह जो AEM है, यह तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला संयंत्र है, यह जो संयंत्र है। आगे बात करते हैं हरित हाइड्रोजन की। हरित हाइड्रोजन क्या होता है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हरित हाइड्रोजन हवा या सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। इसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। इसके अलावा यह जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड
का उत्सर्जन नहीं करती है। यह जीवाश्म ईंधन का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसका उपयोग परिवहन, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। आगे चलते हैं स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण 2022 के बारे में। तो देखिए, स्मार्ट सिटीज मिशन एक केंद्र प्रायोजित सेंट्रल स्पॉन्सर्ड परिवर्तनकारी मिशन है, जिसका उद्देश्य स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को मूल अवसंरचना, स्वच्छ एवं सतत पर्यावरण आदि उपलब्ध कराने वाले शहरों को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को, तो ध्यान रखिएगा स्मार्ट सिटी मिशन कब प्रारंभ हुई थी, 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। 18 से 20 अप्रैल 2022 तक गुजरात के सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन सूरत स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर भारत सरकार के आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि पूछा जाए कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो गुजरात के सूरत में किया गया। ठीक है, स्मरणीय फैक्टों की बात करें तो कार्यक्रम के दौरान शहरी आउटकम संरचना 2022 अर्बन आउटकम्स फ्रेमवर्क 2022 का विमोचन किया गया। इसमें ईज ऑफ लिविंग, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक, डाटा परिपक्वता और जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढांचा शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन और विश्व आर्थिक मंच द्वारा शहरी परिवर्तन पर सहयोग के लिए वर्चुअल हब का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही शहरों के लिए एकीकृत डेटा पोर्टल AMP लिफ्ट लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया गया है। इस ISAC अर्थात इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 में गुजरात का सूरत और मध्य प्रदेश के इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर, जबकि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के तहत विजेता शहरों की सूचियों की बात करें तो देखिए, परियोजना पुरस्कार विषयवार विजेता या संयुक्त विजेता कौन है। सामाजिक पहलू के रूप में देखें, सोशल एस्पेक्ट में, तो तिरुपति नंबर 1 पर है, भुवनेश्वर दूसरे पे है और तुमकुर तीसरे पे है। शहरों में तिरुपति, भुवनेश्वर, तुमकुर। प्रशासन के स्तर पर देखें तो बड़ोदरा, गुजरात का बड़ोदरा पहले पे है, महाराष्ट्र का ठाणे दूसरे पे है, उड़ीसा का भुवनेश्वर तीसरे पे है। कल्चर के पैमाने पर देखें तो इंदौर और चंडीगढ़ पहले पे हैं, ग्वालियर तीसरे पे है। पहले पे इंदौर और चंडीगढ़ हैं, दूसरे पे कोई नहीं, तीसरे पे ग्वालियर है। शहरी पर्यावरण में देखेंगे तो भोपाल और चेन्नई पहले पे है, तीसरे पे तिरुपति है, दूसरे पे कोई नहीं है। इसी प्रकार से स्वच्छता के स्तर पर देखेंगे तो तिरुपति और इंदौर पहले पे हैं, सूरत तीसरे पे है। यहीं पर आप देखें अर्थव्यवस्था के स्तर पर तो पहले पे इंदौर है, दूसरे पे 2 हैं, तिरुपति और आगरा। निर्मित पर्यावरण बिल्ट इन्वायरमेंट में इंदौर पहले पे, सूरत दूसरे पे, इरोड तीसरे पे है, तमिलनाडु का इरोड। जल के स्तर पर देखें या पैमाने पर देहरादून और वाराणसी नंबर 1 पर है और सूरत तीसरे पे है, दूसरे पे कोई नहीं है। ICCC का सतत बिजनेस मॉडल के स्तर पर देखें अगरतला है और शहरी गतिशीलता के पैमाने पर औरंगाबाद नंबर 1 पे, सूरत दूसरे पे, अहमदाबाद तीसरे पे है। नवाचार पुरस्कार, नवाचार आइडिया पुरस्कार के में इंदौर को दिया गया है। कोविड नवाचार पुरस्कार कल्याण, डोंबिवली और वाराणसी को दिया गया है। कोविड नवाचार पुरस्कार राउंड वाइज विजेता का देखा जाए तो राउंड 1 में चेन्नई, राउंड 3 में बेंगलुरु, राउंड 4 में सहारनपुर। वहीं सिटी ओवरऑल पुरस्कार देखें तो इंदौर और सूरत को दिया गया है, इंदौर और सूरत को। राज्य पुरस्कार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, मध्य प्रदेश दूसरे पे, तमिलनाडु तीसरे पे है। केंद्र शासित प्रदेश पुरस्कार चंडीगढ़ को दिया गया और स्मार्ट सिटीज लीडरशिप पुरस्कार में अहमदाबाद नंबर 1 पे, वाराणसी दूसरे पे है और रांची तीसरे पे है। आगे बात करते हैं सांबा 100% गोल्डन या सेहत कार्ड पंजीकरण वाला पहला जिला है। तो देखिए 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब प्रारंभ किया गया? 23 सितंबर 2018 को। यह सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत अस्पतालों में द्वितीयक एवं तृतीयक, सेकेंडरी एवं टर्टियरी स्वास्थ्य सेवा लाभ हेतु प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्राइमरी को नहीं शामिल किया गया, स्वास्थ्य सेवा को नहीं शामिल किया गया, द्वितीय एवं तृतीय को शामिल किया गया है। यह पूर्णतः नगद रहित एवं कागज रहित योजना है। इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग की कोई बाध्यता नहीं। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों की पहचान वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना से चुनिंदा, वंचित एवं व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर की जाती है। स्मरणीय फैक्टों की बात करें तो अप्रैल 2022 में सांबा जिला, जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM
JAY सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को आच्छादित करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। ज्ञातव्य है कि सांबा जिला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जम्मू डिवीजन में स्थित है। सांबा जिले ने यह उपलब्धि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सभी जिलों में 11 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य आयोजित गोल्ड कार्ड पंजीकरण अभियान के दौरान प्राप्त की है। सांबा जिले में निवासित प्रत्येक परिवार अब ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के अंतर्गत आच्छादित हो गया है। इस प्रकार सांबा 100% गोल्डन या सेहत कार्ड पंजीकरण वाला देश का पहला जिला बन गया है। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश के 13 नए जिले। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम 1974 के तहत एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें राज्य के निवर्तमान 13 जिलों को पुनर्गठित कर जिलों की संख्या को दोगुना, पहले 13 थे उसे बढ़ाकर 13 और बढ़ाया गया, 26 हो गए हैं, करने का प्रावधान शामिल था। नए जिलों का सृजन का निर्णय जो है राज्य में बेहतर प्रशासन एवं विकास के उद्देश्य से लिया गया है। इस मॉडिफाइड फैक्टों की बात करें तो 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया। नए जिलों के उद्घाटन के पश्चात राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी होगी? 13 से बढ़कर 26 हो गई है। राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 25 है। तो ध्यान रखिएगा 25 है। नए जो जिले हैं इनके नाम को बहुत ज़्यादा याद रखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस याद रखिए कि 13 जिले जो हैं यहाँ पर गठित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो देखिए प्रत्येक जिला एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सटा हुआ है। हालांकि विशाल आदिवासी आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अराकू एसटी निर्वाचन क्षेत्र 2 जिलों अल्लूरी सीताराम राजू और पार्वतीपुरम मन्यम के साथ अकेला अपवाद है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रत्येक जिले में लोगों की औसत संख्या जो है 38.15 लाख थी नए जिलों के गठन से पहले। 13 नए जिलों के गठन के पश्चात यह संख्या घट करके 19.07 लाख प्रति जिला हो गई। इस आंकड़े को बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा, ध्यान रखिएगा NEVA नीवा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल विधानसभाओं को मूर्त रूप देने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं की कार्यप्रणाली को कागज रहित बनाना है। इस एप्लीकेशन का विकास एक देश एक एप्लीकेशन की परिकल्पना पर आधारित है। 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। नागालैंड विधानसभा ने यह उपलब्धि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को पूर्णतः लागू कर प्राप्त की है। नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टेबलेट या ई बुक को संबद्ध किया गया है। इस प्रकार अब नागालैंड विधानसभा के सदस्य सदन की कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर सकेंगे। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक ई प्रशासन परियोजना है। इसका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं को कागज रहित ई विधानसभाओं में परिवर्तित करने के माध्यम से डिजिटल हाउस के दृष्टिकोण को साकार करना है। आगे बात करते हैं स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 के बारे में। तो स्कॉच समूह नई दिल्ली स्थित भारत का एक अग्रणी थिंक टैंक है जो समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ सामाजिक आर्थिक मुद्दों संबंधित क्षेत्र में कार्य करता है। स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट इस समूह द्वारा जारी की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है। इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न राज्यों में परियोजना आधारित परिणामों का अध्ययन करती है। स्मरणीय तथ्यों की बात करें तो 10 मार्च 2022 को स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 जारी किया गया है, ठीक है। स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 है। इस रिपोर्ट में राज्य, जिला तथा नगर निगम स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में प्रदर्शन के अनुसार राज्यों को रैंक प्रदान की गई है। राज्यों को 4 श्रेणियों, पहला स्टारर, दूसरा परफॉर्मर, तीसरा कैचिंग अप, चौथा अन्य राज्यों अदर स्टेट में विभाजित किया गया है। शीर्ष 5 रैंक प्राप्त राज्यों को स्टार्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये 5 राज्य कौन से हैं जो स्टार्स के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं? आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, पश्चिम बंगाल दूसरे पे, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे गुजरात और 5वें पे महाराष्ट्र वर्ष 2021 में स्टार राज्य हैं। तो फिर से देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। लगातार दूसरे वर्ष आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम तथा हिमाचल प्रदेश को परफॉर्मर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। कौन सा दर्जा दिया गया? परफॉर्मर। इसमें ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है परफॉर्मर श्रेणी में स्थित है। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर और 2020 में जो है 6ठे स्थान पर रहा है। 2021 में जो है 7वें स्थान पर है, जबकि 2020 में यह 6ठे स्थान पर था, मतलब रैंकिंग घटी है। कैचिंग अप श्रेणी जिसमें 11 से 15 रैंक वालों को रखा गया है, इसमें क्रमशः बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एवं छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान को शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में। तो भारतीय संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन
के संगठन, गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल होता है जो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है। ज्ञातव्य है कि कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के साथ द्विसदनीय व्यवस्था भी मौजूद है। इसके साथ ही संविधान में विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 तय की गई है। ठीक है। हालांकि सिक्किम में 32, मिजोरम में 40 और गोवा में 40 इस प्रावधान के अपवाद हैं, जो न्यूनतम 60 वाला क्राइटेरिया है। स्मरणीय तथ्यों की बात करें तो 10 मार्च 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। इन 5 राज्य कौन से हैं? पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। पंजाब की बात करें तो 15वीं पंजाब विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति की तिथि जो है 23 मार्च 2022 निर्धारित थी। यहाँ पर एक चरण में चुनाव होता है। 10 फरवरी 2022 को एक चरण में चुनाव होता है। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कुल संख्या कितनी है? 117 है। और राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। इसने 42.01 के मत प्रतिशत के साथ 117 में से 92 सीटें हासिल की। और 16 मार्च 2022 को भगवंत मान आम आदमी पार्टी के ये हैं, इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। कहाँ पर ग्रहण की है? तो भगत सिंह का जो गांव था वहाँ पर इन्होंने ग्रहण की थी। अब किसने कितनी सीटें जीती उसको छोड़ दीजिए। गोवा की बात करें, गोवा विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति कब हो रही थी तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो है गोवा की सभी विधानसभा जो 40 विधानसभा सीटें थी इन पर 14 फरवरी को एक चरण में चुनाव संपन्न होता है। और भारतीय जनता पार्टी 33.31 के मत प्रतिशत के साथ सर्वाधिक 20 सीटें जीतने में सफल रही, 40 में से 20 सीटें। और लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आगे चलते हैं, इसमें उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में एक चरण में यहाँ पे चुनाव 14 फरवरी 2022 को हुआ। ध्यातव्य कि राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 70 है। चुनाव परिणामों में राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 70 में से 47 सीटें, मत प्रतिशत कितना है? 44.33% जीतने में सफल रही। और पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि ये अपने चुनाव सीट से जो ये हार गए थे। मणिपुर की बात करें, राज्य में नई विधानसभा के गठन हेतु चुनाव 2 चरणों में 28 फरवरी 2022 को और 5 मार्च 2022 को संपन्न हुआ। और यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 60 है। चुनाव परिणामों के तहत राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 60 में से 32 सीटें, मत प्रतिशत कितना है? 37.83% जीतने में सफल रही। आगे चलते हैं इसमें। और 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एन बीरेन सिंह। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा, ध्यान रखिए कौन सी विधानसभा? 18वीं विधानसभा हेतु चुनाव 10 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी 2022 तक 7 चरणों में। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। विदित हो कि 17वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि कौन सी थी? 14 मई 2022। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 403 है। इन्हें 403 में से 84 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 41.3 मत प्रतिशत के साथ 403 में से 255 सीटें हासिल की। 403 में से 255 सीटें। साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सुनील कुमार वर्मा ने 2,14,835 मतों के अंतर से सीट जीती है। यह देश की विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। वहीं रायबरेली के हरचंदपुर से राहुल राजपूत जो कि सपा के थे 25 वर्ष के, और गाजीपुर के सैदपुर से अंकित भारती ये भी सपा के थे, 18वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक हैं, दोनों ही सपा के हैं। इसके साथ ही आजमगढ़ जिले की निजामाबाद सीट से जीते आलम बदी जो कि 86 वर्ष के सबसे बुजुर्ग विधायक हैं, ये भी सपा के ही हैं। तो ध्यान रखिए सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग सपा पार्टी के ही हैं। 25 मार्च 2022 को लखनऊ, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए तारीख याद रखिएगा, 25 मार्च 2022 को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली और इन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरे टर्म के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यहाँ ध्यान रखिए कि भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें मिली हैं, समाजवादी पार्टी को 111, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 1, राष्ट्रीय लोकदल को 8, अन्य को 26 सीटें। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण योजना के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के बारे में। तो देखिए, जब सरकार अपनी किसी संपत्ति का मुद्रीकरण करती है तो इसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि वह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक निजी संस्थान को उस संपत्ति, चाहे निष्क्रिय भूमि हो, बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक उपक्रम को के राजस्व अधिकार को स्थानांतरित कर रही है।
इस तरह के लेन देन में सरकार को उस निजी संस्था से एक अग्रिम भुगतान, संपत्ति द्वारा सृजित राजस्व में नियमित हिस्सा, परिसंपत्ति में स्थिर निवेश का वादा और मुद्रीकृत संपत्ति के शीर्षक अधिकार मिलते हैं। स्मरणीय फैक्ट की बात करें तो 9 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी प्रदान की है। यह केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होगी। इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी जो है वो 5,000 करोड़ रुपये और चुकता शेयर पूंजी जो है पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़ रुपये होगी। NLMC अर्थात नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व वाली अतिरिक्त भूमि, सरप्लस लैंड और भवनों का मुद्रीकरण करेगी। गैर प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से उपयोग में नहीं या आंशिक उपयोग वाली परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके सरकार राजस्व प्राप्त करेगी। वर्तमान में CPSE अर्थात अन्य सरकारी एजेंसियां के पास बड़ी मात्रा में उपयोग में नहीं या आंशिक उपयोग वाली भूमि और परिसंपत्तियां मौजूद हैं। NLMC जो है इन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा और इस प्रक्रिया का समर्थन करेगा। NLMC बंद हो चुके CPSE या ऐसे CPSE जो रणनीतिक विनिवेश स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया में से संबद्ध परिसंपत्तियों का स्वामित्व प्राप्त करेगा, प्रबंधन करेगा और मुद्रीकरण करेगा। इसके अतिरिक्त NLMC CPSE तथा अन्य सरकारी कंपनियों को परामर्श व समर्थन प्रदान करेगा ताकि वे अपनी गैर प्रमुख परिसंपत्तियों की दक्षता के साथ पहचान कर सकें, उनका मुद्रीकरण कर सकें और अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकें। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की बात करें, 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तीव्रता से संपूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने एवं प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। तो ध्यान रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को। ज्ञातव्य है कि 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को, सघन मिशन इंद्रधनुष 8 अक्टूबर 2017 को। टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 को दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य संचालित किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य 15-15 दिनों के 2 राउंड्स में संचालित किया गया। मिशन के तहत देश के सभी जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्मरणीय तथ्यों की बात करें तो 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया। इस मिशन को 3 दौरे या 3 राउंड में संचालित किया जाएगा। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को 33 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के 416 जिलों, आज़ादी का अमृत महोत्सव सहित चिन्हित 75 जिलों सहित में संचालित किया जाएगा। मिशन के प्रथम दौर में 11 एवं द्वितीय एवं तृतीय दौर में 22 राज्य या केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं। मिशन का मुख्य फोकस किस पे है? सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में स्थायी लाभ प्राप्त करने में योगदान देना। दूसरा, कोविड-19 महामारी के चलते नियमित टीकाकरण की धीमी पड़ी गति में तेजी लाना। गोवर्धन संयंत्र की बात करें जो कि इंदौर में स्थापित किया गया है, तो गोबर का पूर्ण रूप गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज है। इस योजना की घोषणा बजट 2018-19 में की गई थी। इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों के कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर उसे ऊर्जा उत्पन्न करना है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी गोबर योजना है, गोवर्धन संयंत्र या ये गोवर्धन योजना, जिसकी घोषणा बजट 2018-19 में, बजट 2018-19 महत्वपूर्ण याद रखिएगा। इस मणि फैक्टों की बात करें तो 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में गोवर्धन बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया। जैविक कचरे से बायो CNG का उत्पादन करने वाला यह एशिया महाद्वीप का पहला सबसे बड़ा संयंत्र है। यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर के निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप है। यह संयंत्र सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित है। परियोजना को लागू करने हेतु एक विशेष परियोजना वाहन स्पेशल पर्पज व्हीकल के रूप में इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरे को उपचारित करने में सक्षम है। इस संयंत्र के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम CNG और 100 टन जैविक खाद जो है वो या उसके उत्पादन की उम्मीद है। यह संयंत्र शून्य लैंडफिल मॉडल
पर आधारित है। इसमें कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा। साथ ही इसके साथ ही इससे कई पर्यावरणीय लाभ जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, उर्वरक के रूप में जैविक खाद के साथ हरित ऊर्जा प्रदान करना आदि प्राप्त होंगे। ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। देखिए, ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक में कार्यान्वित हो रही एक प्रमुख लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ध्यान रखिए, ऊपरी भद्रा परियोजना कहाँ संबंधित है? कर्नाटक से। कर्नाटक सरकार ने 16 फरवरी 2022 को घोषणा की है कि केंद्र द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसके चलते इस परियोजना को केंद्र सरकार या केंद्र से लगभग 60% वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा। स्मार्ट फैक्टों की बात करें तो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाला यह कर्नाटक की पहली परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, दावणगेरे और तुमकुर के सूखाग्रस्त जिलों में खरीफ मौसम में स्थायी सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। इसके साथ ही सूखाग्रस्त जिलों में सूक्ष्म सिंचाई द्वारा 2.25 लाख हेक्टेयर की सीमा तक सिंचाई करने की योजना है। इस परियोजना को 2 चरणों में पूर्ण किया जाएगा या जा रहा है। परियोजना के तहत तुंगा नदी से भद्रा जलाशय तक 17.4 हजार मिलियन क्यूबिक फीट और भद्रा जलाशय से अजमपुरा सुरंग तक 29.9 टीएमसी पानी उठाने की परिकल्पना की गई है। 7.039 किलोमीटर लंबी अजमपुरा सुरंग का निर्माण किया जाएगा। परियोजना का क्रियान्वयन विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। स्माइल योजना के बारे में बात करें, 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्माइल योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिएगा, स्माइल योजना किस मंत्रालय की है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। स्माइल का पूर्ण रूप क्या है? आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता। तो इस सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। स्माइल स्मार्ट फैक्टरों की बात करें तो यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। स्माइल परियोजना या योजना। इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्यों में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 2 उप योजनाएं शामिल हैं। पहला है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। दूसरा है भीख मांगने या बेगिंग के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। 2 योजनाएं हैं। मंत्रालय ने इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 से लेकर 25-26 तक की अवधि है 365 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजना के जो घटक हैं उसमें ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास और आजीविका, समग्र चिकित्सा देखभाल, गरिमा गृह के रूप में आवास, ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान, ई सेवाएं, राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन एवं विज्ञापन और अन्य कल्याणकारी उपाय। भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास का फोकस निम्नवत है: सर्वेक्षण और पहचान करना, लामबंदी, बचाव या आश्रय गृह, व्यापक पुनर्वास। आगे बात करते हैं अटल सुरंग। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। तो 26 मई 2022 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अटल सुरंग की आधारशिला रखी थी। इस सुरंग का पूर्व नाम जो है रोहतांग सुरंग था। 24 दिसंबर 2019 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इसका नाम अटल टनल रखने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया था। 3 अक्टूबर 2020 को। स्मरणीय तथ्यों की बात करें तो 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस सुरंग को 10,000 फीट या 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईवे टनल के रूप में प्रमाणित किया है। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर इसको याद रखना है। यह घोड़े की नाल के आकार की डबल लेन टनल है। इसकी लंबाई 5.525 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है टनल की, और यह सुरंग जो है 10.5 मीटर चौड़ा है। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। यह पूरे वर्ष हिमाचल प्रदेश के मनाली को लौह स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, जो पहले वर्ष बर्फबारी की वजह से लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह विश्व की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया कराई गई है। यह सुरंग सामरिक तौर पर काफ़ी अहम है, क्योंकि इसके परिचालन से सड़क मार्ग से मनाली एवं लेह लद्दाख के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। इस प्रकार इन दोनों स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाला समय भी जो है 4 से 5 घंटे कम हो गया है। T49 सुरंग के बारे में बात करते हैं। T49 सुरंग जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है।
वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। उधमपुर से बारामूला तक की दूरी 272 किलोमीटर है, जिसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला खंड है उधमपुर से कटरा, दूसरा है कटरा बनिहाल, तीसरा है बनिहाल काजीगुंड और चौथा है गाचीगुंड बरमूला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यह जो आपका उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों एवं पुलों का निर्माण शामिल है। संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत कुल 38 सुरंगें संयुक्त लंबाई जिनकी 119 किलोमीटर का निर्माण शामिल है। इनमें से सबसे लंबी सुरंग T49 है, इसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। यह सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। निर्माण पूर्ण होने पर T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग होगी। वर्तमान में बनिहाल काजीगुंड खंड पर स्थित पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है, जिसकी लंबाई जो है कितनी है 11.215 किलोमीटर है। T49 सुरंग का निर्माण जो है NATM न्यू ऑस्टिन टनलिंग मेथड द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं स्टैचू ऑफ इक्विटी के बारे में। स्टैचू ऑफ इक्विटी के बारे में श्री रामानुजाचार्य का जन्म 1017 AD में श्री पेरुम्बुदूर तमिलनाडु में हुआ था। वह श्री वैष्णव परंपरा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक थे। रामानुजाचार्य वेदांत के प्रमुख दार्शनिकों में शामिल थे। रामानुजाचार्य ने ही सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद की अवधारणा का खंडन किया। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद था, इनका विशिष्टाद्वैतवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। विशिष्टाद्वैतवाद में ब्रह्मा और उनकी समस्त कृति जीव एवं जगत को सत्य माना गया है। रामानुजाचार्य ने अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना की, जिसमें शामिल है वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, गीता भाष्य, श्री वैकुंठ गद्य, वेदांत दीप आदि। श्री भाष्य रामानुजाचार्य द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। उल्लेखनीय है कि श्री रामानुजाचार्य ने आस्था, जात और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। इसी कारण हैदराबाद में उनकी प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। स्मरणीय फैक्टों की बात करें तो 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ने 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा तेलंगाना के हैदराबाद के शमशाबाद स्थित त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है। उल्लेखनीय है कि इस प्रतिमा का उद्घाटन 13 दिवसीय श्री रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह के दौरान किया गया। यह समारोह श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा था। स्टैचू ऑफ इक्विटी को हिंदी में समता मूर्ति के नाम से यह नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई जो है 216 फीट है। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर आधारित है, स्थापित है, जिसे भद्रवेदी के नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की परिक्रमा श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने की थी। उल्लेखनीय है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 216 फीट के अंतर्गत भद्रवेदी, पद्मपीठम, रामानुजाचार्य प्रतिमा तथा त्रिदंडम शामिल है। यह प्रतिमा पंचलोह अर्थात 5 धातुओं का संयोजन से निर्मित है। ये 5 धातुएं कौन सी हैं? तो स्वर्ण है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, जस्ता है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के चारों ओर 108 दिव्य देशम नक्काशीदार मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। आगे इसमें देखते हैं, देखिए, चीन स्थित एरोशन कॉरपोरेशन ने लगभग 1600 टुकड़ों में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण कर इसे भारत भेज दिया था। भारत में इन टुकड़ों को असेंबल कर यह पूरी प्रतिमा तैयार हुई। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, जबकि पहली कौन सी है? थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है। कितनी है? 302 फीट है, जबकि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई कितनी है? 216 फीट है। स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात करते हैं। वर्तमान में राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की 315 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। किसकी? भगवान शिव की, स्टैचू ऑफ बिलीफ। इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है। यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। स्टैचू ऑफ पीस 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोहों के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है। यह प्रतिमा 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा मुख्य घटक है। यह प्रतिमा पौली राजस्थान में जैतपुरा विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है।
विजय वल्लभ महाराज 1870 से 1954 तक रहते हैं, ने जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ भाव से भगवान महावीर के संदेश के प्रसार का कार्य किया। पर्वतमाला परियोजना की बात करते हैं तो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए संपर्क सुविधा में सुधार करने, भीड़ भाड़ वाले शहरों में यातायात को सरल बनाने के उद्देश्य से देश में पहली बार पर्वतमाला परियोजना की शुरुआत की गई है। इस मणि फैक्ट की बात करें तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की थी। यह परियोजना लोक निजी भागीदारी के आधार पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शुरू की जाएगी। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसार 60 किलोमीटर की दूरी के लिए 8 रोपवे परियोजना हेतु संविदा जारी की गई। यह परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की जा रही है। ध्यातव्य के वाराणसी में वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर गौदलिया तक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे का उद्घाटन 24 अगस्त 2020 को किया गया था। लगभग 2 किलोमीटर लंबा यह रोपवे किसी नदी पर बना भारत का सबसे लंबा रोपवे माना जाता है। तो किस पे बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कितना लंबा है? 2 किलोमीटर। आगे चलते हैं, कानपुर मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं। कानपुर मेट्रो के शुभारंभ की तो विश्व की पहली मेट्रोपॉलिटन मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत जो है 1863 ईस्वी में लंदन में हुई थी। भारत में प्रथम मेट्रो रेल नेटवर्क का प्रारंभ वर्ष 1984 में कोलकाता में हुआ था। हाल ही में मेट्रो रेल का परिचालन प्रारंभ करने वाला कानपुर भारत का नवीनतम शहर बन गया है। कानपुर मेट्रो की घोषणा तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016 में की गई थी। इसका निर्माण कार्य नवंबर 2019 से प्रारंभ हुआ। इस मैन्युफैक्चर की बात करें तो 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया। कानपुर मेट्रो की इस खंड में IIT कानपुर से मोती झील तक मेट्रो रेल का परिचालन किया जाएगा। यह खंड 9 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन है। यहाँ ध्यान रखिएगा, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 32.4 किलोमीटर है, जिसमें से 13 किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत होगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखने की जरूरत है और ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, परियोजना के पूर्ण होने की समय सीमा कितनी है? वर्ष 2024, 5 वर्षों में। और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। प्राथमिक खंड के सभी 9 मेट्रो स्टेशनों को हरित भवन परिषद ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की प्लेटिनम रेटिंग से प्रमाणित किया गया है। इस खंड को हरित भवन संहिता के अनुसार विकसित किया गया है, जो इसे पर्यावरण के प्रति सुरक्षित बनाता है। आगे देखते हैं, हरित भवन संहिता और मानदंडों के कड़े अनुपालन के कारण इसे पर्यावरण प्रबंधन के लिए ISO 14001 प्रमाणन तथा सुरक्षा प्रबंधन के लिए ISO 45001 प्रमाणन से प्रमाणित किया गया है। यह डबल टी गर्डर का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क है, डबल टी गर्डर का। आगे बात करते हैं हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 के बारे में। तो देखिए, सौर एवं पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली को ग्रिड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ सिंक्रोनाइज करना ही ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य है। इस मणि तथ्यों की बात करें तो 9 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम हेतु हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 योजना को मंजूरी दी गई 6 जनवरी 2022 को। इसके तहत लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन तथा सब स्टेशनों की लगभग 27,500 मेगा वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर क्षमता को अतिरिक्त रूप से जोड़े जाने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से 7 राज्यों में लगभग 20 गीगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी में मदद मिलेगी। ये 7 राज्य कौन से? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भी इन 7 राज्यों में शामिल है और गुजरात भी है। हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 2021-22 से 2025-26 की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा। 2021-22 से 2025-26 तक। इस योजना से वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी 2030 तक। ध्यातव्य है कि 2015-16 में अंतर्राज्यीय पारेषण हेतु हरित ऊर्जा गलियारा चरण 1 को मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है, 2015-16 में अंतर्राज्यीय पारेषण हेतु चरण 1 के तहत 8 राज्यों, चरण 2 में 7 राज्य लिए गए, चरण 1 में 8 राज्यों तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो पहले चरण में उत्तर प्रदेश शामिल नहीं था। आगे बात करते हैं बीनापन की बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना के बारे में।
तो पाइपलाइनों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चे तेल और गैस की ढुलाई, ट्रांसपोर्टेशन को सबसे सस्ता, सबसे सुरक्षित और पर्यावरणीय अनुकूल साधन माना जाता है। पिछले कुछ दशकों में देश में भूमिगत पाइपलाइनों का नेटवर्क बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है। पाइपलाइनों का नेटवर्क देश में कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में काफ़ी सहायक है। स्मरणीय तथ्यों की बात करें तो देखिए 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना तथा उत्तर प्रदेश के पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। इस पाइपलाइन का संचालन BPCL द्वारा किया जाएगा। यह पाइपलाइन मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी से लेकर के कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के पनकी स्थित POL पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट टर्मिनल तक विस्तृत है। 356 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, जिसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में 283 किलोमीटर है, 283 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 73 किलोमीटर है, की क्षमता लगभग 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। इस पाइपलाइन का व्यास 18 इंच है। इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? 1524 करोड़ रुपए है, जिसमें से उत्तर प्रदेश जो है 1227 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश में 297 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 5 जिलों को आच्छादित करेगी। कौन कौन से? तो ये 5 जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर। 5 जिले याद रखिए, ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर। जबकि मध्य प्रदेश के 2 जिले सागर एवं टीकमगढ़ इस परियोजना के तहत आच्छादित होंगे। इस पाइपलाइन के माध्यम से बिना रिफाइनरी से उत्पादों की सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित निकासी सुनिश्चित होगी। इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना से पनकी तक उत्पादों की ढुलाई में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 68% तक की कटौती होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।